जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, देखिए साइंस फिजिक्स का एक चैप्टर है कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। क्लियर है दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। क्लियर है दोस्तों, कार्य कब हमारा अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, कब शून्य होगा, किस स्थिति में कार्य हमारा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अच्छी तरह चर्चा करेंगे। वर्क के बारे में, सामर्थ्य के बारे में करेंगे और ऊर्जा के बारे में करेंगे। ऊर्जा कितने तरह का होता है और किस तरह के इस पर न्यूमेरिकल आते हैं हमारे एग्जाम में। लगभग रेलवे वगैरह या जो भी टेक्निकल एग्जाम आते हैं उसमें ज़्यादातर इसके न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं। अन्य एग्जाम में तो इसके बहुविकल्पी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, जो है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन ज़्यादातर रेलवे वगैरह हो गया, बार्क हो गया, या फिर अन्य जो भी एग्जाम हो गए जो टेक्निकल हो गए, जो ITI डिप्लोमा वगैरह रिलेटेड है, उनको ज़्यादातर इसमें से न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। क्लियर दोस्तों, तो देखिए कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा के बारे में देखते हैं। तो पहला हमारा आता है कार्य। कार्य क्या होता है? क्लियर दोस्तों, पहले हम कार्य के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कार्य यानी क्या हो गया, हमारा वर्क हो गया। क्लियर दोस्तों, वर्क हो गया। तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ पे कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर दोस्तों, तो कार्य बराबर होता है, देखिए कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। क्या होता है दोस्तों, देखिए बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। क्लियर है, बल की दिशा में, बल की दिशा में, ठीक है दोस्तों, दिशा में क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन क्लियर दोस्तों, ये किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर। किसके बराबर होता है दोस्तों, कार्य के बराबर। याद रखिएगा कार्य बराबर क्या होता है हमारे पास, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए बल क्या होता है, बल तो F से डिनोट करते हैं, और उसके बाद क्या हो गया हमारा बल की दिशा में विस्थापन, यानी किससे, S से। क्लियर है दोस्तों, तो यानी F × S जो हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया, वर्क हो गया। क्लियर है दोस्तों, तो देखिए ये हमारा जो कार्य हो गया F × S, ये हमारा क्या है, ये तब होगा जो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है। क्लियर है दोस्तों, यानी अगर किसी पिंड को, अगर हम मान लीजिए कि हमारा W जो है कि पिंड है, मान लीजिए कोई भार है, लोड है, क्लियर है, इसको हम किसी जो है कि मान लीजिए कोई बल लगा के खींच रहे हैं, और जिस दिशा में खींच रहे हैं इसका विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है। क्लियर है दोस्तों, यानी इसी दिशा में हो रहा है बिना कोई कोण बनाए। क्लियर है, तो देखिए इसका तो ये क्या हो जाएगा, जो है कि ये हमारा कार्य कहलाएगा। यानी जिस तरह विस्थापन हुआ है, विस्थापन कितना हुआ है, और ये जितना बल लगा है, यानी F × S दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा, हमारा कार्य कहलाएगा। अब देखा जाए तो कितना कार्य हुआ इन दोनों के गुणनफल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है दोस्तों, देखिए अब इसकी मात्रक की अगर हम बात करें तो देखिए मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है। देखिए ये बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, देखिए पिछले चैप्टर में भी मैंने पढ़ा है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या दोस्तों, न्यूटन होता है। क्लियर है, और ये क्या है हमारा विस्थापन। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ये लंबाई होती है। क्लियर, न्यूनतम लंबाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या हो गया, ये हमारा मीटर हो जाएगा। तो देखिए फाइनली आंसर जो बनेगा वो न्यूटन मीटर बन जाएगा। क्लियर दोस्तों, न्यूटन मीटर बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ और आएगा, अगर हम वर्क की बात करें, कार्य की बात करें, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है, आपको ऑप्शन में एक जूल भी देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्लियर है, जूल। तो देखिए जूल क्या होता है, यानी 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 जूल होता है। याद रखिएगा 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, और लगे हाथ एक चीज़ और जान लीजिए, यानी 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। क्लियर है दोस्तों, ये भी याद रखिए, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कार्य समझ गए। अब देखिए ये तो हमारा तब था जब एक ही दिशा में, यानी इसका जो है कि, यानी इसका जो विस्थापन हो रहा था वो उसी दिशा में हो रहा था जिस दिशा में बल लग रहा है। यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापित, यानी पिंड जो है उसी दिशा में गति कर रही है, यानी चल रही है, विस्थापित हो रही है। क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जब अगर हम बल लगाए और ये जो पिंड है थीटा कोण अंतरित करते हुए गति कर रही है, मान के चलिए थीटा कोण अंतरित करके गति कर रही है। क्लियर है, कोई थीटा कोण बना रही है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा कार्य क्या होगा। क्लियर दोस्तों, देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो जब हमारा कार्य, यानी जब मैंने बताया कि जब देखिए हमारा जो वस्तु है, अगर इसको हम एक मान लीजिए बल लगा के खींच रहे हैं, ठीक है दोस्तों, इस पे F न्यूटन का बल लगाएं, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए कि हम इसको जो है कि एक दिशा में खींच रहे हैं, ठीक है, और इसका जो विस्थापन है उसी दिशा में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन उसी दिशा में हो रहा है, तो ये हमारा वर्क कहलाएगा। जितना विस्थापन हुआ है यानी S, ठीक है, और F और S का गुणनफल, ये डिपेंड करेगा कार्य कितना हुआ है। लेकिन मैंने ये बताया ये तो तब हो रहा है जब बल और बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर थीटा कोण अंतरित कर रहा है यहाँ पे दोस्तों,
अगर थीटा कोण अंतरित करा तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन में हमारा जो कार्य होगा, ये अगर मान के चलिए कि यहाँ पे बल अगर F लग रहा है और खींच रहा है, कोई व्यक्ति खींच रहा है, ठीक है ना, किसी चीज़ को, तो यहाँ थीटा कोण अंतरित करते हुए ये पिंड अपना गति कर रही है। तो मान के चलिए कि S दूरी करी है, तो इसका कार्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे में कार्य बराबर हो जाएगा F इंटू यानी बल और विस्थापन, और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हॉरिजॉन्टल पे हम क्या लेते हैं यानी कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है, कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए अब ये हमारा बन जाएगा जो है कि कार्य कब हो जाएगा, जब ये थीटा कोण अंतरित कर रहा हो। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अब इस कंडीशन में हमें ये कहेंगे कि कब हमारा कार्य अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा और कब क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए दोस्तों, जब थीटा का मान यानी कॉस थीटा का मान क्या होता है, यानी कि अगर थीटा का मान अगर हम 90 रखें तो थीटा का मान 90 कब होएगा दोस्तों, जब क्या होगा, बल जो इधर लग रहा हो और उसके क्या होगा लंबवत अगर कोई जो है कि दूरी ट्रेवल कर रहा हो, यानी इनके बीच की दूरी क्या हो, थीटा का मान कितना हो, 90 डिग्री हो। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री का मान शून्य होता है। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, शून्य होता है। अगर कॉस 90 डिग्री का मान शून्य है तो ऐसे कंडीशन में इसका मान शून्य रखने पर बल चाहे कुछ भी लगे, दूरी चाहे कुछ भी तय करे, यानी बल चाहे कुछ भी लगे, दूरी चाहे कुछ भी तय करे, कितना भी लंबा तय करे, उस कंडीशन में अगर कॉस 90 डिग्री का मान अगर हम रखते हैं, कॉस 90 डिग्री का मान रखते हैं तो कॉस 90 डिग्री का मान मैंने बताया क्या होता है, जीरो होता है। ऐसे कंडीशन में जीरो गुणे दूरी गुणे न्यूटन कितना बल लगा है। क्लियर है, सारा का सारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। जब सारा का सारा शून्य हो जाएगा तो इस कंडीशन में जो कार्य हो जाएगा, कौन सी कंडीशन में, जब हमारा जो है कि 90 डिग्री का कोण अगर अंतरित कर रहा है तो उस कंडीशन में कार्य जो क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्य क्या कहलाएगा, शून्य कार्य कहलाएगा। ठीक है ना। इस पे देखिए आधारित मैं प्रश्न आपको बताता हूँ किस तरह के एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तो आता है कुली वाला, एक कुली के बारे में कहता है। क्लियर है दोस्तों। एक कुली के बारे में कहता है कि एक कुली कोई सामान प्लेटफॉर्म से लेके अगर बाहर पहले प्लेटफॉर्म पर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर या 10 मीटर 15 मीटर का रास्ता ट्रेवल कर रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कुली है, ठीक है दोस्तों, कुली है, वो अपने सर पर कोई बक्सा ले रखा है आपका, ठीक है ना, कोई बक्सा ले रखा है, उसको लेके जा रहा है। मान लीजिए 50 मीटर की दूरी ट्रेवल किया है आपका, ठीक है ना। तो अब पूछता है ऐसे में इस कुली द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो देखिए कुली तो ट्रेवलिंग मान लीजिए कि इस तरह कर रहा है दोस्तों, यानी कि अगर उसका विस्थापन देखें तो इस तरह से है। क्लियर है। लेकिन अगर उसके भार की दिशा देखा जाए तो ऊपर की तरफ है। क्लियर है दोस्तों। यानी दोनों के बीच कितना 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अगर इस नियम के अनुसार देखें तो क्या हो जाएगा, F इंटू एस कॉस कितना हो जाएगा, कॉस थीटा में क्या रखेंगे दोस्तों, 90 डिग्री रखेंगे। जब जैसे ही 90 डिग्री रखें तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा दोस्तों। तो यानी इस कुली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन एक्चुअल में नहीं है दोस्तों। क्लियर है। एक्चुअल में ऐसा नहीं मत कीजिएगा कि कुली को बोल दिए भाई काम नहीं किया तो पैसा कहाँ से, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है। ये कुली द्वारा किया गया कार्य साइंस कह रही है कि जीरो है। इसी तरह से एक वृत्ति गति आता है। क्लियर दोस्तों। देखिए अगर वृत्ति गति की बात करें, वृत्ति गति आता है कि एक वृत्ति गति पथ पर चलता हुआ कोई मतलब कि पिंड है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, वृत्ति गति का कार्य कैसे होगा। देखिए तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा दोस्तों, ठीक है, कौन केंद्र होगा। ऐसे में देखिए कोई व्यक्ति या कोई पिंड या कोई वस्तु, क्लियर है, जब इस पे गति कर रही है तो इसके बल की दिशा क्या होगा, केंद्र की ओर होता है। क्लियर है दोस्तों। जब भी आप देखेंगे किसी मोड़ पे टर्निंग करते हैं तो आप अंदर की तरफ झुक जाते हैं, तो यानी कि बल की दिशा क्या होगा, केंद्र की ओर होगा। और जो आपके जो गति की दिशा होगी वो क्या होगी, इस जो सर्कल के टेंजेंट होगी दोस्तों। टेंजेंट का कहने का मतलब क्या है कि इसके त्रिज्या के बिल्कुल लंबवत होगी। क्लियर है। ऐसे में क्या होता है, इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे में क्या होता है, इसके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है। ये हो गया हमारा जो है कि विस्थापन की दिशा। क्लियर है दोस्तों। 90 डिग्री का कोण बना तो ऐसे कंडीशन में जो हम रखेंगे, जब मान रखेंगे वर्क बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, F इंटू एस गुणे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब जैसे ही मैं कॉस थीटा का मान 90 डिग्री पुट करूंगा यानी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री रखेंगे, कॉस 90 डिग्री। क्लियर दोस्तों। इधर दूरी चाहे कितना भी ट्रेवल करो, बल कितना भी लगाए, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। सारा का सारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वृत्तीय पथ पर गति करता कोई भी व्यक्ति है
तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, कुली का भी समझ में आया होगा, वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब देखिए आगे देखते हैं कब हमारा कार्य अधिकतम होगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए अधिकतम की कंडीशन कहा जाए तो जैसे थीटा यानी कॉस थीटा का मान जितना अधिकतम होगा कार्य हमारा अधिकतम हो जाएगा, और कॉस थीटा का मान जितना न्यूनतम होगा कार्य हमारा न्यूनतम हो जाएगा। तो देखिए अगर कॉस थीटा का मान अगर हम मान लीजिए अगर हम इसको 180 अंश करते हैं। क्लियर दोस्तों, 180 अंश यानी कि बल इधर लग रहा है, F इधर लग रहा है और वस्तु विस्थापित इधर हो रही है, यानी कि अगर ये केंद्र है वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में W बराबर हो जाएगा F इंटू एस कॉस कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस 180 डिग्री रखेंगे। कॉस 180 डिग्री का मान कितना हो जाता है दोस्तों, देखिए कॉस 180 डिग्री का मान -1 हो जाता है। क्लियर है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए F इंटू एस गुणे क्या हो जाएगा -1। जैसे ही -1 का गुणा कराएंगे ये सारा का सारा F इंटू एस जो होगा माइनस में हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस कंडीशन में जो हमारा कार्य है वो क्या हो जाएगा, वो कार्य हमारा नेगेटिव हो जाएगा दोस्तों, वो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, नकारात्मक। क्लियर है दोस्तों, नकारात्मक यानी किया गया कार्य नकारात्मक। तो अब देखिए कार्य हमारा शून्य भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। अब देखिए अधिकतम काम कब होगा। क्लियर है दोस्तों। कैसे पता करेंगे कि हमारा अधिकतम कार्य कब हो रहा है। देखिए अगर हम कॉस थीटा का मान यानी इनके बीच ये थीटा का डिग्री का मान अगर हम 0 डिग्री रख दें, मतलब कि जिस दिशा में पिंड का बल लग रहा है उसी दिशा में इसका क्या हो रहा हो, जो है कि विस्थापन हो रहा हो। क्लियर है दोस्तों। दोनों के बीच 0 डिग्री थीटा बन रहा हो। क्लियर, कोण 0 डिग्री हो। तो ऐसे कंडीशन में W बराबर क्या हो जाएगा, देखिए F इंटू एस हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। F इंटू एस कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। क्लियर है। यहाँ पे F गुणा करेंगे और S का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, FS आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, F गुणे S आ जाएगा। तो अब इस कंडीशन में जो कार्य हमारा क्या होगा दोस्तों, कार्य क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है। देखिए और एक चीज़ और समझिए, जैसे क्या होता है, एक चीज़ और समझिए दोस्तों, जैसे देखिए किसी पिंड पर अगर कोई पिंड है अगर उस पर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, F बल लगा रहे हैं, लेकिन उसके स्थिति में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं हो रहा, कुछ भी परिवर्तन नहीं, वो पहले के जैसा ही है। जैसे मान लीजिए इस दीवार इस बोर्ड पे मैं बहुत तेज़ी से प्रेशर लगा रहा हूँ, बहुत तेज़ी से धक्का लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ भी करने के बाद, बहुत जोर लगाने के बाद, ताकत लगाने के बाद ये बोर्ड पहले की तरह ही है, यानी दीवार जो है कि बिल्कुल हिली नहीं है। ठीक है ना, पहले की तरह ही है। तो यानी कि जो हमारा जो विस्थापन हुआ है वो शून्य हुआ है। तो बल अगर मान लो मैं 50 न्यूटन का लगा दिया और विस्थापन यहाँ पे हमारा क्या है भैया, विस्थापन हमारा क्या है, शून्य है, यानी कि जो विस्थापन है वो शून्य है। तो ऐसे में हमारे द्वारा कार्य किया गया क्या हो जाएगा, 50 गुणे 0 बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, शून्य। अगर आपका विस्थापन नहीं हो रहा, किसी वस्तु पे बल लगाने पे उसकी जो है कि मूवमेंट थोड़ा भी नहीं हो रही है, तनिक भी नहीं हो रही है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं, द्वारा देखते हैं कि कब हमारा कार्य अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा। ठीक है ना। देखिए ये स्थिति है कि यानी कि जब हमारा F यानी बल और विस्थापन के बीच स्थिति क्या है। ठीक है ना। देखिए और यहाँ क्या है, थीटा कोण है, कितना कोण अंतरित कर रहा है, और यहाँ कार्य कब न्यूनतम और कब वो हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। देखिए अब मान के चलिए कि ये हमारा पिंड है और पिंड पे ये बल लग रहा है और ये क्या हॉरिजॉन्टल, मतलब कि उनके अंदर बीच कितना थीटा कोण है। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा F है। क्लियर है दोस्तों। और ये क्या है, S है, यानी कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है। देखिए तो बोल रहा है कि जब F और S की दिशा समान हो, यानी दोनों समान दिशा पे हो, यानी कि ये पिंड है और ये दोनों एक ही दिशा पे हैं। क्लियर है दोस्तों। ये F और ये S है, यानी दोनों क्या है, एक ही दिशा पे हैं, विस्थापन भी उसी दिशा में हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या हो जाएगा, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे ही थीटा का मान 0 रखेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, जो है कि कॉस थीटा 0 डिग्री का मान रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और इस समय कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम हो जाएगा और धनात्मक आएगा। क्लियर है दोस्तों। जैसे देखिए यहाँ पे आपको समझा देता हूँ क्या है, यानी W बराबर क्या है, F गुणे S कॉस थीटा है ना। तो जो कॉस थीटा का मान कॉस 0 डिग्री रखेंगे
तो cos 0 डिग्री का इसका मान 1 हो जाएगा। 1 में s का गुणा करेंगे और f का गुणा करेंगे तो ये ऑल्सो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा और अधिकतम आएगा। क्लियर है दोस्तों। दूसरे कंडीशन में देखिए, जब f और s यानी कि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, तो जब देखिए दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे तो ऐसे में जो थीटा बनेगा वो कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। 180 डिग्री बनेगा कि नहीं। और इसमें क्या था, जब दोनों एक ही दिशा में हो तो यहाँ पे थीटा क्या बन जाएगा, 0 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसे स्थिति में थीटा का मान 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। जब 180 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे देख लीजिए कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, -1 होता है। क्लियर है। जब -1 हो जाएगा तो इस फॉर्मूला में जैसे ही रखेंगे जो हमारा F गुणे S आ जाएगा वो किस में, माइनस में आ जाएगा। W बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ऋणात्मक आ जाएगा। अब देखिए जब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। जब 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा हो, क्लियर है दोस्तों, तो देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, बल की दिशा ये हो जाएगी और विस्थापन की दिशा ये हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, विस्थापन की दिशा और इसके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा कार्य हो जाएगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, शून्य हो जाएगा। क्योंकि देखिए थीटा 90 डिग्री जैसे ही मान रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। तो जब इसमें शून्य का गुणा करेंगे तो ये सारा एक दूसरे में गुणा, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब चलते हैं इसके बाद देखिए सामर्थ्य को देखते हैं। ठीक है, कार्य यानी सामर्थ्य के बारे, सॉरी कार्य तो हो गया हमारा कंप्लीट, सामर्थ्य के बारे में देखते हैं। सामर्थ्य यानी क्या हो गया दोस्तों, पावर हो जाएगा। ठीक है ना, सामर्थ्य यानी क्या हो जाएगा, पावर। अब देखिए पावर की क्या बात होती है, पावर तो वैसे आजकल लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, सब लोग अपने पावर की बात करते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए पावर क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा प्रति इकाई समय में किया गया कार्य उसका क्या कहलाता है, क्षमता कहलाता है, यानी पावर यानी सामर्थ्य कहलाता है। क्लियर है। तो यानी P बराबर अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, W/T हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, P बराबर क्या हो जाएगा, W/T, यानी W कार्य कितना समय में कर रहा है। क्लियर है। तो देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, W हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा कि F/S यानी क्या हो जाएगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन बटे के क्या नीचे समय हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और जानिए, जो हमारा वेग होता है, वेग क्या होता है दोस्तों, वेग होता है हमारा यानी कि क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल, यानी S/T, यानी ये क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो क्या हम ये वेग यानी जो v है, v बराबर होता है S/T, तो क्या हम इसकी जगह पर v का मान रख सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, F/S हो जाएगा, सॉरी F/v हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो देखिए अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इसकी मात्रक की बात करें, तो देखिए इसमें S क्या हो जाएगा दोस्तों, S क्या हो जाएगा, हमारा विस्थापन है, ये ध्यान रखिएगा, विस्थापन हो जाएगा। क्लियर है। और F क्या है, F हमारा बल है। क्लियर है दोस्तों, F हमारा क्या है, बल है। ठीक है। और क्या T क्या है हमारे पास, T क्या है, समय है। समय है, समय किस में लेना है दोस्तों, सेकंड में लेना है। क्वेश्चन भी आपको करना है तो किस में लेना है, सेकंड में लेना है। और P क्या है, P को पावर से डिनोट करते हैं। पावर यानी क्या हो गया, शक्ति या सामर्थ्य। क्लियर दोस्तों, शक्ति लिखिए या सामर्थ्य लिख दीजिए। क्लियर है दोस्तों, शक्ति या सामर्थ्य हो गया। क्लियर है। आप देखिए इसकी मात्रक की बात करते हैं, यानी कि पावर या शक्ति का मात्रक कैसे निकाला जाएगा। देखिए तो यानी कि मात्रक की अगर हम बात करें, मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मात्रक हमारा हो जाएगा W/T है, P बराबर W/T है। तो W की बात करें, ठीक है ना, मात्रक की बात करें तो W/T हो जाएगा। देखिए वर्क हमारा क्या है, वर्क का मात्रक तो क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए जूल प्रति सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। क्लियर है। या तो हमें ऑप्शन में देखिए एग्जाम में जूल प्रति सेकंड मिलेगा या फिर इसकी जगह वाट मिलेगा दोस्तों, या इसे लिख लीजिए या वाट लिख लीजिए। ठीक है ना। अब वाट आया तो देखिए ये चीज़ याद रखिएगा, वाट आया, वाट को हम मात्रक क्या होता है, शक्ति यानी पावर होता है। क्लियर है दोस्तों। 1 HP बराबर याद रखिएगा, 1 HP जो हम अगर जो है कि ब्रिटिश की बात करें, अगर ब्रिटिश पद्धति की बात करें ब्रिटिश में, तो कितना होता है 746 वाट। क्लियर है दोस्तों, 746 वाट होता है। अगर 1 HP, क्लियर है दोस्तों, देखो दोनों तरह का पूछता है। 1 HP अगर आपके पूछ दे मैट्रिक प्रणाली में, ठीक है ना, मैट्रिक प्रणाली में अगर पूछ दे तो ये होता है 735.5 वाट होता है। क्लियर है दोस्तों। तो 735.5 वाट 746 जो कितना होता है 746 वाट होता है। देखिए ये लगभग अगर ट्रू की बात करें तो ट्रू जो होता है वो
45.699 समथिंग होता है। इसी को हम कितना ले लेते हैं, 746 वाट लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। और ये होता है हमारा लगभग 3-4 के होता है और 735.5 लिया जाता है। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा हो गया सामर्थ्य यानी वाट। क्लियर है। अब देखिए इसमें आप कुछ एनर्जी, कुछ इससे रिलेटेड जो है कि शब्दावली आते हैं उसको बताते हैं हम। देखिए दोस्तों, पावर से और क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। पूछा जाता है 1 किलोवाट कितने के बराबर। तो देखिए किलोवाट जहाँ आ गया उसके क्या होगा, 10⁻³ हो गया। क्लियर है। 10⁻³ वाट हो जाएगा। ठीक है। देखिए 10⁻³ आ जाएगा। कभी कभी मेगावाट भी पूछ देता है दोस्तों। ठीक है ना। तो मेगावाट क्या होता है, 10⁻6 हो जाएगा। क्लियर है। 10⁻6 वाट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए 1 किलोवाट घंटा ये पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा। तो देखिए 1 किलोवाट तो वही हो जाएगा भाई 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 यानी कितना हो जाएगा 1000। क्लियर है दोस्तों। गुणे क्या हो जाएगा घंटा। अब घंटा में कितना सेकंड लेता है, समय हमेशा सेकंड में लेना है। तो देखिए 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 3600 सेकंड हो जाएगा। 1 घंटा में कितना सेकंड हो जाएगा 3600 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए 1000 जो हमारा वाट है गुणे कितना कर देंगे 3600 से। क्लियर है दोस्तों। 3600 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा। देखिए फाइनली ये हमारा क्या बन जाएगा। देखिए यानी 36 पर कितना जीरो हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। क्लियर है। अगर एक अंक इधर ले तो कितना हो जाएगा 10 के पावर प्लस कितना हो जाएगा 6 इतना वाट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यानी 3.6 गुणे 10 के घाते 6 वाट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। यानी कि इसके बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा के बराबर। अब देखिए 1 वाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए 1 वाट तो भैया एक है, गुणे घंटा में कितना होता है 3600 जो सेकेंड होता है। तो गुणा कर देते कितना हो जाएगा दोस्तों यानी कि 3600 वाट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। 3600 वाट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो भी है हम कराएंगे। अब देखिए आगे चलते हैं, हमारा क्या है ऊर्जा है। ऊर्जा के बारे में बताते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों कार्य के बारे में ऊर्जा के बारे में समझते हैं। ऊर्जा क्या होता है। क्लियर है। ऊर्जा के बारे में समझते हैं कि ऊर्जा क्या होता है। क्लियर। देखिए ऊर्जा एनर्जी। देखिए किसी वस्तु में हम ऊर्जा की बात करें, अगर ऊर्जा की बात करते हैं केवल कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर कितना ऊर्जा है, तो ये डिपेंड करेगा उसके कार्य करने की क्षमता पर कि वो बंदा कितना कार्य कितना कम समय में कर रहा है। ठीक है ना। तो हम उसकी ऊर्जा कहेंगे। अब एक बंदा वही काम कर रहा है 10 घंटा में, एक बंदा वही काम कर रहा है 10 मिनट में, तो जाहिर सी बात है जो कम समय में कर रहा है उसकी ऊर्जा ज़्यादा है। क्लियर है दोस्तों। तो यानी ऊर्जा क्या हो जाएगा हमारा कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे ऊर्जा कहेंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इसलिए अब कोई व्यक्ति कितना जो है कि कार्य कर ले जा रहा है ये उसकी क्षमता पर डिपेंड करेगा कितनी काम कर रहा है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए अब कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक क्या होता है दोस्तों। दोनों का मात्रक जो होता है, दोनों का मात्रक की अगर हम बात करें तो दोनों का मात्रक क्या होता है जूल होता है। क्लियर है दोस्तों। दोनों का मात्रक एक ही होता है कार्य और ऊर्जा का। अब देखिए ऊर्जा जो होता है हमारा, ऊर्जा के 2 प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों। दो प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन कौन सी होती है। देखिए एक होता है जो होता है पोटेंशियल ऊर्जा और एक होता है कौन सा गतिज ऊर्जा। क्लियर है। एक होता है गतिज और एक होता है स्थितिज। ठीक है ना। गतिज ऊर्जा और यहाँ क्या होता है स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है दोस्तों। स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए बात को समझिए, गतिज ऊर्जा क्या होता है। ये ऐसा ऊर्जा है, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या होता है गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। क्लियर है। गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहेंगे गतिज ऊर्जा। और ये क्या होता है स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। क्लियर है दोस्तों। स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई गाड़ी है, मतलब जितना गति करी उसकी गति के कारण ऊर्जा होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, जैसे कोई वो मारता है, ऊंची छलांग मारता है या लंबी कूद मारता है, तो लंबी कूद मारने के जस्ट तुरंत बाद वो काफ़ी लंबा समय तक चलता रहता है आगे। तो यानी जो उसके अंदर ऊर्जा आया वो कहाँ से आया स्थितिज ऊर्जा है। क्लियर है। कोई गाड़ी है अगर काफ़ी तेज़ी स्पीड से चल रही है, ठीक है ना, उसका द्रव्यमान m है और v वेलोसिटी से चल रही है, तो देखिए जब जहाँ ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगने के बाद भी काफ़ी आगे तक चलती है। क्लियर है दोस्तों। अगर लग भी जाए ब्रेक पे तो भी मोमेंटम उसका आगे तक ब्रेक मतलब पूरा घसीटने के बाद भी जाएगा। तो यानी जो ये ऊर्जा आया वो कहाँ से आया, वो गति के कारण आया है। क्लियर है दोस्तों। तो इसका जो हमारा सूत्र बनेगा, फॉर्मूला, वो क्या बनेगा, यानी कि देखिए अगर मान ले कि इस जो है कि मान लीजिए कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान जो है क्या है m है और उसको v वेलोसिटी से चल रही है, तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, यानी जो हमारी गतिज ऊर्जा क्या कहलाता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। क्लियर है ना। काइनेटिक
एनर्जी कहलाता है। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या हो जाएगा 1/2 mv² हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यानी 1/2 mv², 1/2 यानी हाफ द्रव्यमान और वेलोसिटी के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अब देखिए अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करता हूँ, स्थितिज ऊर्जा होता है, देखिए ड्यू टू इट्स ऑन पोजीशन, ये अपने पोजीशन के आधार पर इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जैसे मान लीजिए किसी छत पे टंकी रखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें मान के चलिए 1000 लीटर वाटर है। क्लियर दोस्तों? 1000 लीटर वाटर है। अब इसको हम किसी टोटी से लगा के नीचे मान लीजिए कि 100 फुट नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है ना, तो अब इसमें जितना प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर बढ़ा है, पानी में प्रेशर बढ़ा है, वो किसके कारण उत्पन्न हुआ? स्थितिज ऊर्जा के कारण। अगर इसी टंकी को इसके सतह के बराबर ले आके रख दे तो इसमें प्रेशर बिल्कुल हल्का रहेगा या बिल्कुल नहीं भी हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पे प्रेशर, अब इसके स्थिति के कारण, देखिए अब इसके स्थिति के कारण यहाँ से लेके यहाँ तक का ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब कितना ग्रेविटी जी का मान लगा है और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान कितना है, इस पे डिपेंड करेगा कि इसकी कितनी ऊर्जा है। क्लियर है? तो इसका मात्रक क्या, इसका जो है कि क्या बन जाएगा सूत्र, mgh बन जाएगा। क्लियर दोस्तों? m क्या हो जाएगा इसका द्रव्यमान, g क्या हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, जो क्या होता है 9.81 होता है, 9.81 जो पृथ्वी का है, और h क्या हो जाएगा इसकी ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये हमारा हो जाएगा और ये गतिज ऊर्जा का हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए एक चीज़ और समझिए, इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है। अगर हम कोई पिंड को उछालते हैं ऊपर, क्लियर है, जैसे मान लीजिए कोई बॉल ही फेंकते हैं या पत्थर ही फेंक रहे हैं ऊपर, तो देखिए जब हम पत्थर फेंकते हैं, यानी जब हमारे हाथ में रहता है पत्थर, तो हाथ में क्या है इस समय, ना तो गतिज है ना स्थितिज है, मतलब कि चुपचाप रखा हुआ है। क्लियर है? लेकिन फिर भी जितना अगर आप धरती से उठा रखे तो वहाँ तो स्थितिज है। अब हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? ऊपर फेंक रहे हैं तो पिंड जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा, यानी मान लीजिए मेरा हथेली यहाँ पे है, अगर यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है तो जैसे जैसे ऊंचाई तय करेगा उसमें जो है कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। क्लियर है दोस्तों? यानी कि क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमारी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो होगी क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम हो जाए। पहले शुरू में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, पहले हम फेंकेंगे तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऊपर जाते जाते क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, पत्थर का जो है कि गति क्या हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। क्लियर है? कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, तब वहीं से वो पत्थर नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जी के मान के बराबर, ठीक है ना, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है उसके अगेंस्ट जो है कि उसी के प्रभाव से नीचे आना शुरू कर देगा। तो देखिए जहाँ पे ये शून्य होगा, यानी इसका जो है कि गति जहाँ शून्य होगा वहाँ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, अधिकतम हो जाएगा। यानी स्थितिज ऊर्जा जो है कि जहाँ पे ये गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। क्लियर है? फिर पिंड धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लग जाएगा, तो अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे अब कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे ये कम होगा वैसे वैसे आप यहाँ पे गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो आशा करते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप लोग को इसका पूरा जो है कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड बहुत सारा करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जो हमारा E बराबर mc² जो अल्बर्ट आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण है उसको याद रखिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो है कि E बराबर mc² है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है, द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसको किसने दिया है, जो है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। क्लियर दोस्तों? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।